नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द विंग्स में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मेरा फोकस डेरिवेशन पे रहेगा, डेरिवेशन समझेंगे, बाकी थ्योरी वाले पार्ट को मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। फिर भी थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर हैं जो समझाना जरूरी है तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो उन्हें मैं डिस्कस करवा दूंगा। बाकी पूरे लेक्चर में मेरा जो फोकस है वो किस पे रहेगा, डेरिवेशन पे। तो देखिए अपना जो पहला टॉपिक है इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो यहाँ पर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स हमें फाइंड करना है। तो आप ऐसे समझिए, तो बच्चों पिछले लेक्चर आपने देख रखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है हमने, तो वो लेक्चर आप देखें। और यहां पर मान लो कि इस डायरेक्शन में हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आप जो भी डायरेक्शन माने, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये डायरेक्शन मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर एक परपेंडिकुलर में और ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब मैं मान रहा हूं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्सिस कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने यहां पर मान लिया। तो ये आपको ये तो मालूम है ये परपेंडिकुलर है एक्स एंड जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को मान लिया इन दी एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब कोई भी पार्टिकल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एक बात ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट में होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो एक बात ध्यान रखें, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर क्यू चार्ज को आप रखते हैं, अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई के इक्वल फोर्स लगता है। लेकिन ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स कब लगता है, जब पार्टिकल किस में हो, मोशन में हो। मोशन में होने के बाद भी एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये कैसे होगा समझते हैं। देखो, तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैं क्यू मान लेता हूं, और क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मूव करता है, मैंने ऐसा मान लिया। तो ये मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है q, इसके मूव करने की वेलोसिटी कितनी है, मान लो v वेलोसिटी से मूव होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बनाता है। अब आप देखिए, तो q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मूव होता है, तो बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान रखें कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको मैं एफ बी से डिनोट कर रहा हूं, एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कम लगेगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी को मान लो v, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने q मान लिया, तो q के प्रोपोर्शनल है, यानी कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चार्ज अगर कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो ये एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा।
इस साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ यानी कि v cos थीटा और दूसरा आएगा इसके परपेंडिकुलर में यानी कि v sin थीटा। तो आप ये समझ लो कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है आपको v sin थीटा। तो अपन एक साथ v sin थीटा भी यहाँ पे लिख सकते थे, बट जैसा भी आपको समझ में आ जाए। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, मतलब v sin थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं एक साथ भी लिख सकता हूं v sin थीटा, अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सभी को मैं कंबाइन कर देता हूं। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलिए किसके प्रोपोर्शनल है, Q के प्रोपोर्शनल है। चलिए और क्या है, V, B और ये sin थीटा, इन सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंबाइन करके हमने लिख दिया। तो Q के प्रोपोर्शनल था, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोपोर्शनल है और साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा सकते हैं आप, कांस्टेंट लगा सकते हैं। मान लो कांस्टेंट K आ गया तो Q V B sin थीटा, यहां पर K की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैग्नेटिक फोर्स आपको मिल जाएगा यहां पर Q V V sin थीटा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो समझ आया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, Q V B sin थीटा से आप निकाल सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको मिल जाएगा। वेक्टर कैसे निकालें, तो वेक्टर के लिए आप एक काम करें, Q चार्ज बाहर कर दो, ठीक है, और ये V sin थीटा है, इसको V क्रॉस B लिखा जा सकता है और B क्रॉस V लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों में से एक सही होगा। सही कौन सा होगा, V क्रॉस B करना है। तो हम लिखेंगे इसको वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सबने पढ़ा A क्रॉस B का फॉर्मूला, A क्रॉस B होता है AB sin थीटा, तो VB sin थीटा को लिख सकते हैं V क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया वेक्टर्स का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब यहां पर कुछ कंडीशन समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री, या फिर मान लीजिए कितना हो जाए 180 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 रखता हूं तो साइन 180 भी कितना होता है 0, तो ये पूरा फोर्स कितना आएगा 0 के इक्वल आएगा। यानी कि अगर हम बात करें 0, अगर एंगल 0 है या 180 है तो फर्स्ट केस में तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। तो ध्यान रखें कि पार्टिकल मोशन में भले ही है लेकिन मोशन में कैसा है, वो पैरेलल में है 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पर। तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में मूव होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। तो फिर क्या करें, सेकंड केस समझते हैं। अगर मान लो वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब पार्टिकल किस में आ जाए, रेस्ट में। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, लेकिन कब, मोशन में होना चाहिए। अगर वेलोसिटी को 0 रख दोगे तो फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सेकंड केस में भी आप देखें तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। चलिए समझ पाए क्या। तो इस तरीके से आप किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q V B sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में Q V क्रॉस B। अच्छा, डायरेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है और उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। एक तो आप लोगों को वेक्टर पढ़ा रखा है आपने, वेक्टर से आपको मालूम है कि V क्रॉस B से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, तो वेलोसिटी ये है, तो V क्रॉस B, तो अपनी फिंगर का रखेंगे V मतलब वेलोसिटी पर, और कहां ले जाएंगे B की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर है x एक्सेस, तो ऐसे ले जाओ, तो थंब कहां जा रहा है, ऊपर। ऊपर मतलब कौन सी डायरेक्शन, Z एक्सेस। तो यहां पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर में, इस तरीके से ये वेलोसिटी है, इसको कहां ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये फोर्स लग जाएगा। इस तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या कोई और तरीका है डायरेक्शन निकालने का, चलिए निकाल सकते हैं, और तरीके से भी समझा देंगे आपको। उसके लिए आपको ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट देखना है,
परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखना है, तो v sin थीटा यहां पर आएगा। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां आएगा, इस तरफ आएगा। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अपनी फिंगर को रखिए इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को रखेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या ये समझ लो कि करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा और तो यही डायरेक्शन आपको करंट की मिल जाएगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो करंट क्या होता है, अपोजिट में फ्लो करता है, तो आपको वेलोसिटी के अपोजिट में रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाद में समझ लेना ये बात, लेकिन बता दिया मैंने, ये आसान तरीका लगता है कि राइट हैंड पाम रूल से फिंगर इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मान लो करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। देखें तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब समझते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है और उसे आपने रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, हमें ये फोर्स फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करें इसको, तो ये बहुत ही आसान है, पिछले वाले फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। हमें ये पता है कि अगर कोई चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड B में है, वेलोसिटी v से मूव होता है थीटा एंगल पर, तो उस पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला कितना होता है, QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए बस। चलिए समझ पाए क्या, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा, आप सभी को याद होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, और यहां पर थीटा एंगल पर हमने रखा हुआ है कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका लेंथ कितना है L, और ये कितने एंगल पे है, मान लीजिए थीटा एंगल पर है। ओके, अब यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम मान लेते हैं करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसको I मान लेते हैं। अब एक बात समझिए, करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट होता है, मतलब E माइनस इस तरफ फ्लो कर रहा होगा। भाई करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो E माइनस कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो बच्चे E प्लस कहां जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये E प्लस के फ्लो का डायरेक्शन हो गया। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं करंट के। हमने मान लिया करंट इस तरफ जा रहा है तो E प्लस चल रहा है इस तरफ। ओके, तो किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो E प्लस इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से, E प्लस के मूव करने की कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो उनकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, करंट को मैं स्मॉल आई लिख देता हूं। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, तो यहां पे वेलोसिटी को मान लो Vd, तो Vd क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर या सेल, तो Vd हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से मूव होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक चार्ज पे अगर फोर्स निकालना हो, फोर्स किस पे निकालना है, E प्लस पे निकालना है, एक E प्लस पे कितना फोर्स लगेगा, तो Q की जगह पे आपको क्या रखना है, E रख लेना है। इसकी वेलोसिटी कितनी रखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब Vd लिख देना है। मैग्नेटिक फील्ड वही है और एंगल फिर से मैंने कितना माना है, थीटा, तो आपको ये मिल जाएगा फोर्स ऑन E प्लस, यानी एक E प्लस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो EVB sin थीटा। तो Q की जगह पर E आ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो लेकिन ये तो एक E प्लस पे है, आपको ये पता करना है कि इसमें कितने E प्लस हैं, या मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने क्या होंगे, E प्लस हो जाएंगे। E प्लस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो E
ई माइनस अगर इस तरफ मूव हो रहा है तो ई प्लस इसके अपोजिट में मूव होगा, तो और कुछ नहीं है वो। तो हम ये समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपना काम हो जाएगा। तो आप एक बात समझ लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिखते हैं स्मॉल एन। तो मान लो टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं और वॉल्यूम को अपन लिख देते हैं इस तरीके से वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एन, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक बात समझ लो कि छोटा सा एक एलिमेंट काट रहा हूं मैं, कितना छोटा सा एलिमेंट dl। तो dl एलिमेंट काट लिया हमने, इस dl एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे हम फोर्स निकालेंगे। तो छोटा सा एलिमेंट है तो फोर्स भी बच्चे छोटा सा ही आएगा। यहां पर आपको मिलेगा df, यानी कि स्मॉल फोर्स मिल जाएगा। और स्मॉल फोर्स किसके इक्वल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो आप किसको, फोर्स ऑन 1 E प्लस। तो एक E प्लस पे फोर्स लग रहा है आपका E VD V साइन थीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ E प्लस से। तो नंबर ऑफ E प्लस कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि n अगर आपको फाइंड करना है तो स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ E प्लस फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से। कौन सा वॉल्यूम, ये छोटा सा वॉल्यूम बनेगा। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू हाइट। ये सिलेंडर की तरह है या जो भी क्रॉस सेक्शन लिया हो, इस क्रॉस सेक्शन ए को इस हाइट dl से मल्टीप्लाई कर दोगे तो छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें आपको फोर्स निकालना है, जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया इंटू हाइट मतलब dl। तो a इंटू dl से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ये छोटी सी लेंथ है, छोटा सा वॉल्यूम होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो n को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से। चलिए समझ पाए, आसान था। चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको ये मिल जाएगा, स्मॉल फोर्स मिल गया। तो ये हो गया आपका dF इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, चैप्टर 3 में आया था। तो हमने पढ़ा था I इक्वल टू वीना, तो VENA वीना। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हम इसको उसकी फॉर्म में लिख दें, किसकी फॉर्म में, वीना की फॉर्म में। तो देखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, ओके। तो VENV है और A भी है, तो VENA को मैंने साथ में रख लिया। तो ये हो गया आपका VENA। अब बचा कितना, तो B बचेगा और क्या बचेगा आपका, साइन थीटा और ये dl। अब वीना को क्या लिखा जा सकता है, VENA, वीना को क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। तो dF इक्वल टू, ये हो गया आपका I V साइन थीटा और ये dl। अब मुझे पूरे वायर जिसकी लेंथ L है उसमें फोर्स निकालना है। ये तो छोटा सा फोर्स आ गया, लेकिन अगर मुझे पूरी लेंथ का फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो 1 का इंटीग्रेशन F के रेस्पेक्ट में F हो जाएगा। यहां पर देखिए करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और ये जो एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप एंगल कांस्टेंट है मतलब साइन थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, dl। दिस फोर्स इक्वल टू, तो IB साइन थीटा, और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन L के रेस्पेक्ट में हो गया L। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया IBL साइन थीटा। तो देखें आप, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया देख लो, IBL साइन थीटा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, IBL साइन थीटा। L लेंथ का वायर है, उसमें I करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो हमारे पास ये फोर्स मिल जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो F इक्वल टू I तो बाहर कर दो, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे L वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप इसको लिख सकते हैं एल क्रॉस बी, क्योंकि लेंथ आपका इस तरफ हो गया, ये लेंथ जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, करंट की वेलोसिटी है, सॉरी ई प्लस की जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हो जाएगा आपका एल वेक्टर का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इनके बीच में थीटा एंगल लग रहा है, तो एल क्रॉस बी ये आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आसान था, एक ई प्लस पे फोर्स हमें मालूम था, हमें छोटा सा फोर्स निकालना था, तो हमने क्या किया, फोर्स ऑन वन ई प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से। तो स्मॉल वॉल्यूम लिया था, स्मॉल फोर्स आया, इंटीग्रेट किया तो पूरा फोर्स आ गया, और वन का इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में एल, तो आपको मिल गया आई बी एल साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी वी साइन थीटा और आई बी एल साइन थीटा, पूरे कोई करंट कैरिंग वायर पर फोर्स आपको मिल जाएगा। तो देखें, इसके बाद हम समझते हैं एक और टॉपिक। अब देखिए एक और टॉपिक, वायो-सेवर्ट्स लॉ। वायो-सेवर्ट्स लॉ क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से कोई पॉइंट अगर नियर में है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वायो-सेवर्ट्स लॉ। कैसे करते हैं देखो, तो मान लो ये कोई भी हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें एक आई करंट फ्लो होता है, मान लिया। अब यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, क्योंकि वायो-सेवर्ट्स लॉ से हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो किसकी वजह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो एक वायर की जो लेंथ है उसका छोटा सा एलिमेंट काटना है डीएल, हमने डीएल एलिमेंट कट किया और इसमें करंट को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, आई डीएल, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब ये जो करंट एलिमेंट होता है आई डीएल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन आपको मिलेगी आईडीएल वेक्टर की। तो आईडीएल वेक्टर आपको मिल जाएगा इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब यहां से मान लो कोई भी पॉइंट हमें दिया है, दे पॉइंट, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें जहां पर एलिमेंट कट किया था वहां से उस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो आपको ये मिल जाएगा एक आर वेक्टर। तो ये हो गया आईडीएल वेक्टर, एक हो गया आर वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बताइए क्या मान लें, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो थीटा इज अ एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। चलो इतना समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है, आईडीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर और थीटा इसके बीच का एंगल। अब आपको ये बताना है कि यहां पर इस करंट एलिमेंट की वजह से या इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ध्यान रखें, एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल आएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं डीबी। तो डीबी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात तो किसके, आई डीएल के। इसको अलग अलग भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू डीएल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, करंट के प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। चलो लिख देते हैं। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ये छोटा सा एलिमेंट जो हमने कट किया था इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएल, तो इस डीएल के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब एंगल थीटा किसके बीच में है, तो थीटा इज अ एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो डिस्टेंस हमने आर माना था, इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन सभी को हम कर देते हैं कंबाइंड, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर वही बात,
प्रोपोर्शनल का साइन हटा लोगे आप लोग हर बार की तरह, इक्वल का साइन लगा लेंगे। ऐसा करने से यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को आप चाहो तो k मान लो अभी के लिए, बाकी मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपको रखना है कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होगा आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसमें म्यू नॉट क्या होता है? तो म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी। देखो एप्सिलॉन क्या था? परमिटिविटी। ऐसे ही म्यू क्या होता है? परमिएबिलिटी। नॉट लगा दिया मतलब वैक्यूम की परमिएबिलिटी होती है। तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट। इसमें म्यू नॉट बोलता है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। वो भी कौन सा? वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। कोई और मीडियम लेंगे तो उस मीडियम की हम रख देंगे परमिएबिलिटी। वैक्यूम के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, ये आपको वैल्यू मिल जाती है। चलिए ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर अगर मुझे पूरा वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने से आपको मिल जाएगा पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ। तो ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 का इंटीग्रेशन b के रेस्पेक्ट में हो गया b। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कॉन्स्टेंट है, बाहर भी निकाला जा सकता है, अभी मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूं। तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये देखो, या इसी फॉर्मूले में कर सकते हैं, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई। तो ये चलने दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने आर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, आर का मल्टीप्लाई नीचे किया। तो ऐसा करने से देखिए क्या हुआ। तो ये बन गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया आई डी एल आर साइन थीटा, और अपॉन में आ गया आर की पावर 3। आर स्क्वायर इंटू आर कितना हुआ? आर की पावर 3। ये जो बनेगा आई तो ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बाहर हो गया, डी एल वेक्टर क्वांटिटी है, आर वेक्टर है, साइन थीटा। डी एल आर साइन थीटा को लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर। आर क्रॉस डी एल नहीं लिखना, क्या लिखना है? डी एल क्रॉस आर लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और इसको क्या लिख सकते हैं? डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अपॉन में क्या चल रहा है? आर की पावर 3। तो ये मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो वायो सेवर्ट्स लॉ समझ में आ गया होगा। तो छोटे से वायर की वजह से, एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? डीवी प्रोपोर्शनल होता है करंट के, प्रोपोर्शनल होता है डीएल के, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कंबाइन किया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट लगा दिया जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, और इसको इंटीग्रेट करने से पूरे वायर का मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना है? दोनों तरफ ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ऊपर हो जाएगा डी एल आर साइन थीटा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब आर की पावर 3, और इसको डी एल क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखें, इस तरीके से आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन फाइंड करने कोई तरीका? बिल्कुल है, आप डीएल क्रॉस आर से निकाल सकते हो। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जैसे आपको वेक्टर तरीके से निकालना है तो डीएल पे रखो फिंगर, आर की तरफ ले जाएंगे, थंब कहाँ जा रहा है? अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इनवर्ड, अंदर की तरफ। लेकिन अगर यही पॉइंट इस तरफ होता, ठीक है, तो अपन क्या करते? इसको यहाँ पे ज्वाइन करते, तो यहां से फिर फाइंड करते मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या करना होता है? डीएल क्रॉस आर। तो डीएल यहाँ पे होता, यहां से आर की तरफ जाते तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मिलती। एक तरीका और है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, एक आसान तरीका दिखाता हूं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। आपको थंब रखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट।
और अपनी फिंगर को कर्ल करना है और उस पॉइंट पर लेकर जाना है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालनी है तो फिंगर अंदर जा रही है तो इनवर्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। लेकिन अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर देखो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। समझ गए? तो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है कि ये जो फिंगर थंब है उसको रखो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करना है तो ये इनवर्ड हो जाएंगी और इसको बाहर करेंगे तो ये आउटवर्ड हो जाएंगी। तो ये देखें बायो-सेवर्ट्स लॉ को हमने किया कंप्लीट। अब देखिए एक और डेरिवेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो कोई भी एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें हम बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे डेरिवेशन करने के लिए। इससे आपको यह भी समझ में आएगा बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज कैसे करना है। तो देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन डिफिकल्ट है, अच्छे से ध्यान से देखें इसको। तो मान लो ये कोई भी वायर है, फाइनाइट लेंथ का हमारे पास वायर, और करंट कैरिंग वायर है, तो मान लो इसमें आई करंट फ्लो होता है और इस वायर से कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लो वायर के पास में कोई भी पॉइंट दिया है, एनी पॉइंट P, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये जो पॉइंट P है वो वायर के पास में है। तो इस पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने A मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं जो आपको मानना है। तो जो पॉइंट है वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है। अब ये फाइनाइट लेंथ का है तो इसका जो ऊपर वाला एंड होगा, इसका यहां से कुछ एंगल बनेगा। तो इस एंगल को बताइए हम क्या बोल दें, कुछ भी मान सकते हैं जो भी आपको मानना है। तो इस एंगल को हमने मान लिया φ2 मान लिया, ओके। और यहां पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम मान लेते हैं, इस वाले एंड को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ओके। तो यहां पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को मान लिया मैंने φ1। तो दिस एंगल इज φ1। चलो यहां लिख देते हैं दिस एंगल इज φ1। तो पॉइंट जो है वायर से A डिस्टेंस पर है, इसका ये वाला एंगल φ2 मान लिया, इस एंगल को φ1 मान लिया और हमने छोटा सा एलिमेंट काट लिया dl। तो यहां से L डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, L डिस्टेंस पर एक dl एलिमेंट काटेंगे हम। तो dl एलिमेंट कट किया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो IDL वेक्टर आपको ऊपर मिलेगा। और यहां से ये जो पॉइंट है मान लो R डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। जो आपने dl एलिमेंट काटा था वो सेंटर वाली लाइन से कितने एंगल पे था, मान लो थीटा एंगल पे था। तो थीटा एंगल नीचे जाने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट काटा है dl, या फिर ये समझ लो कि ये सेंटर वाले से L डिस्टेंस नीचे आकर dl एलिमेंट काटा, या थीटा एंगल नीचे आने के बाद dl एलिमेंट कट किया। अब यहां पर ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चे, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि बायो-सेवर्ट्स लॉ में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें कौन सा एंगल रखते हैं, तो एंगल बिटवीन IDL वेक्टर एंड R वेक्टर, इनके बीच का एंगल रखते हैं। तो आपको थीटा नहीं रखना है, कौन सा रखना है, 90 माइनस थीटा रखना है, ओके। तो हम लगाएंगे कि ये DL एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dV आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन, और एंगल रखना है। अब एंगल कौन सा रखेंगे, तो DL वेक्टर R वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ रखिए आप 90 माइनस थीटा। तो IDL साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस हमने R माना है पहले की तरह, तो यहाँ पर R स्क्वायर आ गया। तो कोई समस्या नहीं है इसमें, नहीं कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर पूरा चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पर हम लिमिट लगा दें कि φ1 एंगल से φ2 एंगल तक। लेकिन ये φ1 एंगल हम नीचे ले रहे हैं, तो नीचे वालों को नेगेटिव मान लें, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हम माइनस φ1 से प्लस φ2 तक की लिमिट लगा लेते हैं। एक बात समझना, लिमिट किसकी लगा रहे हो, एंगल की। तो पूरा क्वेश्चन एंगल में चेंज होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो यहां पर आपका एंगल में चेंज नहीं है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि आपको R मिलेगा
तो आर भी देखो वेरिएबल है, इस आर को चेंज करना पड़ेगा एंगल्स में। और डीएल मिल रहा है, वो डीएल भी क्या है, एंगल की टर्म्स में चेंज करना है, क्योंकि हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो चेंज करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लेना बच्चे। तो 1 का इंटीग्रेशन b के रेस्पेक्ट में b हो गया, लिमिट अपनी वही चलेगी -φ1 से +φ2 तक। कांस्टेंट अगर कुछ दिख रहा हो तो बाहर कर लो। तो हमें दिख रहा है कि देखो μ0/4 और ये जो करंट आई ये सब कांस्टेंट हैं, तो ये आ गए बाहर। अब यहां पर हम देखें तो हमें क्या बचेगा, dl, और sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। अब समस्या किससे हो रही है, dl से और r से, दोनों की वैल्यू फाइंड करके रख लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं dl तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन l तो दिख रहा है ना। तो यहां पर l और ये a तो कांस्टेंट है, तो मैं देख रहा हूं कि थीटा के अपोजिट में कौन है बताइए, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और ये पास वाला बेस, इसको हम बताओ क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से आप बोलोगे तो L आपको मिल जाएगा, L कितना होगा, a tan थीटा। आपको dl चाहिए तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर ले बच्चे। तो यहां कर लो dl अपॉन d थीटा। हम l को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा, dl अपॉन d थीटा। तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट बाहर हो गया, और tan थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, तो d थीटा को इधर भेज दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर dl इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए ठीक है, dl तो फाइंड हो गया, आधी लड़ाई खत्म। अब r और चाहिए, तो r ढूंढ लो, r कहाँ है, जेरा r देखो, और ये कांस्टेंट है और ये r है, तो ये क्या हो गया बच्चे, बेस। ये क्या हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनियस। तो आप बता सकते हैं क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि cos। तो cos थीटा हो गया आपका a अपॉन r। क्या हो गया बच्चे, a अपॉन r। तो यहां पर अगर आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर भेज देना, अपॉन में आ जाएगा, तो a अपॉन cos थीटा हो जाएगा। r कितना हो गया, a अपॉन cos थीटा। या आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, आप चाहो तो r की वैल्यू रख लो। चलो r की रखवा देता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं है। तो चलने दो, बहुत समय हमारे पास। तो μ0 अपॉन 4 पाई आई को ऐसे ही चलने दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, और dl की जगह पे आप बताइए आप क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये cos थीटा को भी चलने दो, कोई समस्या नहीं है उससे। और अपॉन में देखो क्या है, r स्क्वायर, बट r की जगह लिख सकते हैं a अपॉन cos थीटा, और स्क्वायर करने पर हो गया a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बताओ हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये cos स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो ये sec स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। किसी को आपत्ति किस बात में, तो μ0 अपॉन 4 पाई आई, और यहां पर एक कांस्टेंट है, बाहर कर दूं, नहीं करवा रहे, मत करवाओ, कोई जरूरत नहीं, काटना है वैसे ही अपन को। तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा, और cos स्क्वायर ऊपर आकर क्या बन गया, ऊपर मतलब यहां ऊपर आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। cos को ऊपर लाएंगे क्या बनेगा, sec, और cos स्क्वायर को लाएंगे sec स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हुए, अच्छा a से स्क्वायर तो हट गया, क्लियर। तो अपॉन में a बचेगा, इसको बाहर कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका μ0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए, एक कांस्टेंट बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, cos थीटा d थीटा। लिमिट क्या चल रही थी, लगाते रहना, -φ1 से +φ2। यहां भी वही चलाओ, -φ1 से +φ2, -φ1 से +φ2 की लिमिट। अब बस इंटीग्रेट करना है, अपना काम हो गया। चलो यहां लिख दूं, चलो यहां लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा, और लिमिट लगाएंगे आप -φ1 से +φ2 की लिमिट लगा लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो μ0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और यहाँ हो जाएगा आपका sin φ2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे sin और माइनस का φ1,
क्योंकि लोअर लिमिट माइनस की है, बट साइन की प्रॉपर्टी पड़ी होगी माइनस एंगल का बाहर आ सकता है, तो एंगल का माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और ये हो जाएगा आपका साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 लिख लो, तो बट ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें, ये है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, आपको इनफाइनाइट का चाहिए तो इनफाइनाइट का भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, तो इसी में एक स्पेशल केस यूज कर लेते हैं, इसके आगे यहां चलेंगे। अगर मान लो फाइनाइट वायर इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट अगर लेंथ का वायर है, तो उस केस में देखो क्या होगा कि ऊपर देखोगे लेंथ बहुत ज्यादा तो एंगल 90 बनेगा, नीचे से देखेंगे तब भी लेंथ बहुत ज्यादा, दोनों तरफ से इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। इधर देखो तब भी लेंथ बहुत ज्यादा है, इस तरफ भी बहुत ज्यादा लेंथ है, मतलब इनफाइनाइट। उस केस में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट वायर वाले केस में आपका फाई 1 भी कितना हो जाएगा, 90, और फाई 2 भी कितना होगा, 90। ये आपका इंपोर्टेंट केस है इनफाइनाइट वाला, इसका रिजल्ट याद रखना है, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, बाकी इसका रिजल्ट याद रखिए इनफाइनाइट वायर वाला। तो फाई 1 भी 90, फाई 2 भी 90, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अब यहां देखो, इसको भी 90 रखना है, इसको भी 90 रखना है, तो साइन 90 1, साइन 90 1, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आई बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 आई बाई ए। समझ आया 2 आई बाई ए कैसे हो गया। मैं चाहूं तो कैंसिल कर सकता हूं 2 से, बट हम नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे 10 की पावर -7। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसका रिजल्ट याद रखिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए के इक्वल होता है। कहां से आया, क्योंकि दोनों एंगल 90 हो जाएंगे, तो साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, 2 से चाहो तो कैंसिल कर लो, लेकिन हमने कैंसिल नहीं किया, 2 यहां पे लिख दिया, तो 2 आई बाई ए। तो देखें, तो वायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और ये हो गया उसी का स्पेशल केस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आपको लेना है, और इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और वो भी किसकी हेल्प से, वायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से। तो कोई समस्या नहीं है। देखो, तो ये मान लो हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट काटेंगे अपन, उसको क्या नाम देंगे बच्चे, डीएल। तो डीएल एलिमेंट काट लिया, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो डीएल वेक्टर आपको मिलेगा इस तरीके से टेंजेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर। सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सेंटर वाले पॉइंट को आप इस डीएल से ज्वाइन करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा आर वेक्टर। ओके, तो ये आपको मिल गया आर वेक्टर। तो डीएल को सेंटर वाले जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो डीएल एलिमेंट कट किया, उसको सेंटर से ज्वाइन किया, क्योंकि हम कहां निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे। किसकी वजह से, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से। तो डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंशियल है। और आपने पढ़ी एक थ्योरम कि जो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये क्लास 10th की थ्योरम है, आपको मालूम है एंगल 90 बनेगा। ओके, एंगल 90 बनेगा। अब इसकी वजह से वायो-सेवर्ट्स लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा डीबी, तो डीबी हम फाइंड करेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपके पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन। अब एंगल कितना है देखो दोनों के बीच में, 90 का एंगल, तो यहां रख लो साइन 90 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस को आर माना है, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर।
ओके, अगर आपको पूरे वायर का चाहिए तो इंटीग्रेट कर लो, तो इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, और यहां भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और अपॉन में आर स्क्वायर। अब 1 का इंटीग्रेशन b के रेस्पेक्ट में b होता है, जो कुछ कांस्टेंट हो तो बच्चे उसमें से क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर करो, और ये करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये सब तो बाहर हो गया। तो अंदर क्या बचा बच्चे, dl। अब 1 का इंटीग्रेशन l के रेस्पेक्ट में कितना होता है, l, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और यहां पे आ गया l। ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि इसमें l मतलब हो गया लेंथ ऑफ दी वायर। अब वायर की लेंथ जितनी भी आपको दे रखी है, पूरा सर्कल है तो लेंथ कितनी हो गई, सरकमफेरेंस के इक्वल, यानी कि 2 पाई आर रख देना। और अगर मान लीजिए कि ये सेमी सर्कल है तो इसमें आधी लेंथ रख देना। अब आधी सरकमफेरेंस कितनी होगी, पाई आर। जितनी भी आपको लेंथ ऑफ दी वायर दे रखा हो वो आपको यहाँ पे रख लेना है। तो मैं यहाँ पे पूरे सर्कल का निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे लेंथ को कितना लिखूंगा मैं, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ को कितना लिखेंगे, 2 पाई आर। अब यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2, और आर से काटोगे तो स्क्वायर भी कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर के इक्वल होता है। यहां पर एक बात और आती है, मान लो इसमें तो 1 टर्न की वजह से है, अगर नंबर ऑफ टर्न n हो तो नंबर ऑफ टर्न अगर n हो तो n का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा n टाइम्स किसका, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर का, n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक और डेरिवेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो कोई भी सर्कुलर करंट लूप है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी हमने कर लिया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। लेकिन अगर सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान से देखें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, तो मान लो कि हमारे पास कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और ये उसका एक्सिस मान लेते हैं। अब इसका सेंटर ये मान लो, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस, जिसको माना है मैंने कैपिटल आर। तो जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसका रेडियस कितना मान लिया, कैपिटल आर। इसके सेंटर को मान लिया ओ। अब इस सेंटर से एक्सिस पर जो हमने पॉइंट माना है उस पॉइंट को पी मान लो, तो वो कितने डिस्टेंस पर है, तो मान लीजिए एफ डिस्टेंस पर है। तो जो पॉइंट आपको एक्सिस पे दिया है वो कितनी डिस्टेंस पर है, एफ डिस्टेंस पर। तो आपको ये पता करना है कि यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कोई बात नहीं, यहां पर आप ये समझ लो कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको 3D में जूम करो तो समझ में आएंगी चीजें आपको। तो जैसे मान लो ये कोई करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर करंट लूप में, तो मैंने ऊपर वाला पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। कोई छोटा सा एलिमेंट काटेंगे dl, ये छोटा सा एलिमेंट काट लिया मैंने dl, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में। फिर एक्सेस, ये सेंटर से ये पॉइंट एक्सेस पर आ गया। अब इस एक्सेस वाले पॉइंट को हमें इससे ज्वाइन करना है, तो देखिए ज्वाइन किया तो एंगल कितना बना, इस तरीके से मान लो ये ज्वाइन कर दिया, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखो इसके बीच में ये और ये कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, dl वेक्टर, ये क्या हो गया, स्मॉल r वेक्टर। तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब ये डायग्राम में समझ में नहीं आएगा एंगल 90। अब जैसे इसको यहां ज्वाइन करते हैं, इसको यहां ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज r वेक्टर, और एक छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया, वो एलिमेंट इस डायरेक्शन में है।
तो ये हो गया स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर आर वेक्टर ये एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे ये देखिए करंट आ रहा है इस तरीके से इस डायरेक्शन में और ये एक्सेस पर पॉइंट, तो ये एंगल कितना बना दोनों के बीच में, 90 डिग्री एंगल बनेगा। दिस इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो एंगल 90 किसके बीच में है, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 हो गया। ओके, तो आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट आपको मिलेगा उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीवी, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल आएगी। कितना करंट फ्लो हुआ, मान लो इसमें आई करंट फ्लो होता है, समझ पाए, ठीक है। अब जो आपको मिलेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है वो दोनों के परपेंडिकुलर में होता है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था आपने, उसमें क्या किया था, डीएल क्रॉस आर किया था हमने। अब डीएल क्रॉस आर करेंगे दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे ये देखो आपका डीएल वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर, और डीएल क्रॉस आर करना है, तो आप ये समझिए कि ये आपका डीएल पे फिंगर रखी, आर की तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों के परपेंडिकुलर। अब जब दोनों के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं वर्टिकल लाइन, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अब जब मुझे दोनों के परपेंडिकुलर में रखना है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा डीबी, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डीबी वेक्टर, कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो आर के भी परपेंडिकुलर है, अच्छा ये जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये तो आपस में 90 एंगल बना ही रहे हैं। ओके, तो ये आपको मिलेगा परपेंडिकुलर। तो ये डीएल वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर, और ये इस तरीके से देखें, अब 3D में समझना पड़ेगा, जूम करें आप, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस पे इस तरीके से परपेंडिकुलर। एकदम ऐसा वर्टिकल नहीं करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है। ये वर्टिकल हो गया, थोड़ा टिल्ट करेंगे, अब एंगल 90 बनेगा। ओके, तो दिस इज टीबी। अच्छा ये एंगल थीटा मान लूं क्या मैं, ओके, तो दिस एंगल इज थीटा, तो यहां पर आपको एंगल थीटा मिल गया। बच्चे ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा ये यहां से यहां तक का एंगल ये तो 90 है, इसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से अगर माइनस करोगे आप 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 और 90 में से ये वाला एंगल माइनस करना है, तो 90 माइनस थीटा को माइनस करना है, तो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कितना बचेगा थीटा। तो ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक का वो थीटा एंगल मिल जाएगा। यही कहानी समझने लायक थी, अब कुछ नहीं है इसमें। यही समझाना था मुझे कि डीएल वेक्टर आर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और जो डीबी वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस डीएल के भी परपेंडिकुलर है। समझ गए, तो यहां मिलेगा ये एंगल थीटा है, मान लो थीटा एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। डीबी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज डीबी कॉस थीटा, और डीबी का दूसरा कंपोनेंट आपको मिल जाएगा इस तरफ, और दिस इज डीबी साइन थीटा। तो आपको मिल गई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, कितना मिला, डीबी साइन थीटा के इक्वल आपको मिल जाएगा। इसका क्या करें, इसका कुछ मत करो, सिमेट्री की वजह से कैंसिल होगा, क्योंकि दूसरा एलिमेंट जब आप यहां काट रहे होगे डीएल एलिमेंट, तो तब एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा डीबी कॉस थीटा, तो डीबी कॉस थीटा कैंसिल ड्यू टू सिमेट्री, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो मैं बस क्या ले रहा हूं, एक डीबी साइन थीटा है, इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डीबी साइन थीटा के इक्वल आएगा। लेकिन ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है डीबी साइन थीटा, पूरा निकालना है तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। तो डीबी साइन थीटा आएगा छोटे से एलिमेंट की वजह से, इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं बचा देखो इस क्वेश्चन में, तो यहां पर डीबी की वैल्यू रखनी है। डीबी कहां से मिलेगा, तो डीबी आपको मिलेगा वायो-सेवर्ट्स लॉ से। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर यहां लगाओ वायो-सेवर्ट्स लॉ, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन, एंगल किसके बीच में देखना है, डीएल वेक्टर आर वेक्टर, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो लगा दिया मैंने डीबी के लिए। बाकी ये साइन थीटा चला आ रहा है, इसको चलने दो,
तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर साइन थीटा ऐसा ही रहेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो। तो क्या कांस्टेंट है देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और साइन 91 हो गया। अच्छा देखो थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा भाई, ये पॉइंट है, ये आपका सर्कुलर रिंग है, यहां से यहां तक का एंगल मान लो थीटा बन रहा है, यहां पर ये वाला एंगल भी थीटा है, इधर से लाओगे तब भी थीटा है। मतलब जब तक ये पॉइंट चेंज नहीं करोगे ना तब तक एंगल चेंज नहीं होगा। आपका पॉइंट फिक्स है तो एंगल भी फिक्स है, तो थीटा कांस्टेंट है। तो यहां से आप साइन थीटा को बाहर कर सकते हैं। ये जो आर है, आर भी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये आर स्क्वायर भी कैसा है, कांस्टेंट। तो अंदर क्या बचेगा बताइए, तो अंदर बचेगा आपका सिर्फ डीएल। देख लो, तो ये मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में एल हो गया। आंसर आ गया, इसमें कुछ वैल्यू रख लेते हैं, आंसर हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए। तो आंसर में क्या लिखें, एल मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस रखना है अपन को, लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है तो रख सकते हैं। साइन थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रखो वैल्यू। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिखें बताओ, कैपिटल आर यानी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो गया साइन थीटा, और एल हो जाएगा आपका 2 पाई आर। आर कौन सा, रेडियस, 2 पाई आर यानी सरकमफेरेंस। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर। पाई से पाई का हिसाब कर लो, 2 से काटेंगे तो यहां भी 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई, आर इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर की पावर 3। एक तो आप ये वाला याद रख सकते हैं, छोटा दिख रहा है इसलिए। बाकी मुझे आंसर स्मॉल आर की फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मुझे स्मॉल आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, बाकी और सब ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। स्मॉल आर की वैल्यू कैसे लिखें, तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस लगा दो। तो हमें पता है कि स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल होगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस। तो स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये रूट बन जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, लेकिन रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है, तो आर की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर को हम यहां लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखें, तो यहां पे लिखिए कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये तो स्मॉल आर की वैल्यू है, लेकिन इसकी पावर 3 भी करना है, तो इसकी पावर क्या कर दो 3। पावर 3 पावर 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3 मतलब 3/2। तो ये मिलेगा आपको फाइनल एक्सप्रेशन। देखें कुछ समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में मिलता है कई बार ये, तो अच्छे से देख लें आप इसको। तो आसान था, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा dv, dv का ये कंपोनेंट dv cos थीटा कैंसिल ड्यू टू सिमेट्री, आपको मिलेगा dv sin थीटा। तो dv sin थीटा को इंटीग्रेट करना है, dv की जगह लगा दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin 90 अपॉन आर स्क्वायर, sin थीटा ऐसे ही चलता रहेगा, sin 90 1 हो गया, कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे, अंदर बचेगा dl, 1 का इंटीग्रेशन l के रेस्पेक्ट में l, L की जगह पे रखेंगे अपन 2 पाई r यानी लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, और साइन थीटा को लिख सकते हैं r बाई r मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मल्टीप्लाई किया तो r स्क्वायर अपॉन r की पावर 3 ये बन जाएगा। इसमें स्मॉल r की जगह पे हमें लिखना है ये वैल्यू, तो स्मॉल r को हमने ये लिख दिया, पावर मल्टीप्लाई हुई, पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये मिल गया। एक छोटी सी बात और करूंगा, ये तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन अगर सेंटर पे आना होता तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाती, 0।
अगर आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे रख के देखो x की वैल्यू 0। अगर इस x को आप 0 कर देते हैं तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा, 2 बचेगा r की पावर 3, आर स्क्वायर से काटेंगे नीचे r बचेगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2I/r, जो हमने पहले ही डेरिवेशन करवा दिया है। तो सेंटर वाले में कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 2I/r। तो ध्यान रखें, तो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार देख लें इसको।